कहानी की शुरुआत कई साल पहले होती है, जब एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसे रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अंतरिक्ष में दर्जनों मिसाइलें दागी। आखिरकार एस्टेरॉयड तो नष्ट हो गया, लेकिन उन मिसाइलों से निकले टॉक्सिक केमिकल्स और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बारिश के साथ वापस धरती पर आ गिरे। इसी जहरीले असर ने प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। छोटे छोटे कीड़े, रेंगने वाले जीव और ठंडे खून वाले जानवर जैसे छिपकलियां, मेंढक और चींटियां कुछ ही समय में खतरनाक विशालकाय मॉन्स्टर्स में बदल गए। देखते ही देखते इंसानों की लगभग 95% आबादी खत्म हो गई और जो लोग किसी तरह बच पाए उन्हें जमीन के नीचे बने बंकरों और सुरक्षित कॉलोनियों में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद जोएल हमें 7 साल पहले की यादों में ले जाता है। उस समय वह सिर्फ 19 साल का था और अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ कार में मजे मार रहा था। तभी अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। आसमान से आग बरस रही होती है और हर तरफ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसी बीच जोएल के माता पिता उसे तुरंत कार में बैठने के लिए कहते हैं। जोएल चाहता है कि एमी भी उसके साथ चले, लेकिन एमी बताती है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है और उसे अपने परिवार के साथ जाना होगा। जाने से पहले वह जोएल को अपनी लकी कार हैंगर देती है और उसे गले लगाती है। जाते जाते जोएल ने एमी से सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने परिवारों के साथ अलग हो जाते हैं। उधर रास्ते में जोएल का परिवार भी उन विशाल मॉन्स्टर्स के हमले में फंस गया। जोएल किसी तरह कार से बाहर निकल गया, लेकिन उसके माता पिता अंदर ही फंस गए। लेकिन इससे पहले कि जोएल उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ पाता, तभी अचानक एक विशाल मॉन्स्टर ने अपने भारी भरकम पैर से उनकी कार को पूरी तरह कुचल दिया। अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरते देखकर जोएल पूरी तरह टूट गया। आसपास मौजूद कुछ लोग उसे वहां से बचाकर ले गए। उस दर्दनाक हादसे को अब 7 साल बीत चुके थे, लेकिन जोएल आज भी उसे भुला नहीं पाया था। अब वह उसी सर्वाइवर ग्रुप के साथ रह रहा था जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। 24 साल का जोएल बंकर 704 में रह रहा है। वहां मौजूद लगभग सभी लोग बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं और अपनी कॉलोनी की रक्षा करते हैं, लेकिन जोएल बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसे एक बड़ी कमजोरी परेशान करती है। जब भी उसके सामने कोई मॉन्स्टर आता है, वह डर के कारण पूरी तरह जड़ हो जाता है। उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और वह कोई फैसला नहीं ले पाता। इसी वजह से उसे कभी भी बाहर मिशन पर नहीं भेजा जाता। बंकर के अंदर उसका काम खाना बनाना, गाय का दूध निकालना और रेडियो जैसी मशीनों को ठीक करना है। खाली समय में जोएल अपनी एक खास डायरी तैयार करता है। उसमें वह अलग अलग मॉन्स्टर्स के स्केच बनाता है और उनके बारे में मिली हर जानकारी लिखता है, ताकि कभी जरूरत पड़े तो उनकी कमजोरियां काम आ सके। हालांकि बंकर में रहते हुए वह खुद को काफी अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहां मौजूद लगभग हर इंसान किसी न किसी के साथ रिश्ते में है, जबकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एमी की यादें ही बची हैं। इसी दौरान एक दिन बंकर के अंदर अचानक एक विशालकाय चींटी घुस आती है। खतरा देखते ही सभी लोग हथियार उठा लेते हैं और जोएल को पीछे रहने के लिए कहते हैं। लड़ाकू टीम उस मॉन्स्टर को खत्म करने आगे बढ़ती है, जबकि बाकी लोग दूरी से नजर बनाए रखते हैं। लेकिन हमला उम्मीद से ज्यादा खतरनाक साबित होता है और उनका एक साथी मारा जाता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए जोएल भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। वह सावधानी से आगे जाता है और अपने साथी को आवाज देता है, लेकिन अगले ही पल वही विशाल चींटी उसके दोस्त को अपने जबड़ों में दबाकर निकल जाती है। ये नजारा देखकर जोएल एक बार फिर डर के कारण वहीं जड़ हो जाता है। चींटी उस पर भी हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी उसके साथी समय रहते पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। कुछ समय बाद जोएल हमेशा की तरह रेडियो के जरिए अलग अलग कॉलोनियों से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह पिछले कई सालों से एमी को खोज रहा होता है। आखिरकार एक दिन उसकी आवाज एमी तक पहुंच जाती है। अब एमी समुद्र किनारे मौजूद एक कॉलोनी में रह रही होती है, जो जोएल के बंकर से करीब 140 किलोमीटर दूर है। इतने साल बाद जोएल की आवाज सुनकर वह भी हैरान और खुश हो जाती है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन अचानक रेडियो का सिग्नल टूट जाता है और संपर्क खत्म हो जाता है। रेडियो बंद होने के बाद जोएल को एहसास होता है कि अगर उसने अब भी कोशिश नहीं की तो शायद वह एमी से कभी नहीं मिल पाएगा। उसी समय बंकर के लोग उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देते हैं जहां से विशाल चींटी अंदर आई थी। तभी जोएल अपने साथियों से पूछता है कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। तभी उसे पता चलता है कि वहां पहुंचने में लगभग 7 दिन लग सकते हैं और इतने लंबे सफर में अनुभवी शिकारी भी मुश्किल से 50 मील तक सुरक्षित जा पाते हैं। सभी लोग जोएल को समझाते हैं कि उसके लिए यह सफर लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस बार वह अपना फैसला बदलने वाला नहीं होता। जोएल सभी साथियों से कहता है कि वह उन सब से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसने उसे सच में जीने की वजह दी थी, और वह है एमी। इसलिए वह उससे मिलने जरूर जाएगा। इसके बाद उसने अपने सफर के लिए जरूरी सामान बैग में पैक कर लिया। उसके साथ ही आखिरी
बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोल साफ कह देता है कि वह दुनिया के खत्म होने का इंतजार करते हुए बंकर में नहीं मरना चाहता। आखिर में उसके दोस्त उसे एक मैप देते हैं और सलाह देते हैं कि अगर रास्ते में कोई मॉन्स्टर मिले तो लड़ने की कोशिश मत करना, सिर्फ छिपना और मौका मिलते ही भाग जाना। सभी से विदा लेने के बाद जोल भारी बंकर का दरवाजा पार करता है। पूरे 7 साल बाद वह पहली बार खुली दुनिया की रोशनी देखता है। उसके सामने चारों ओर फैले वीरान जंगल और अनजान खतरे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जोल एक गहरी सांस लेता है, अपना मैप खोलता है और एमी तक पहुंचने के लिए अपनी सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत कर देता है। एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जोएल को खुद नहीं पता था कि पश्चिम आखिर किस तरफ है। उसके पास न सही दिशा थी और न ही बाहर की दुनिया का अनुभव। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बस आगे बढ़ता जाता है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसे किसी विशाल जीव की डरावनी आवाज सुनाई देती है। अपनी जान बचाने के लिए वह पास में खड़े एक टूटे फूटे घर के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले से ही एक विशाल म्यूटेटेड मेंढक मौजूद होता है। वह तुरंत जोल की मौजूदगी महसूस कर लेता है। जैसे ही जोल की नजर उस मेंढक पर पड़ती है, वह हमेशा की तरह डर के कारण वहीं जड़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसका सफर शुरू होते ही खत्म होने वाला है। अगले ही पल वह मॉन्स्टर अपनी लंबी जीभ से जोल पर हमला करता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे जोर से धक्का देकर खतरे से दूर कर देता है। जोल हैरान होकर देखता है कि यह एक कुत्ता है। दरअसल कई मॉन्स्टर्स कुत्तों से थोड़ा सतर्क रहते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। विशाल मेंढक दोबारा हमला करता है और इस बार अपनी चिपचिपी जीभ से जोल की टांग लपेटकर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वह कुत्ता झपटकर मॉन्स्टर की जीभ पर काट लेता है। दर्द से तिलमिलाकर मॉन्स्टर अपनी पकड़ छोड़ देता है। मौका मिलते ही जोल और वह कुत्ता तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते दोनों एक पुरानी बस तक पहुंचते हैं। वही बस उस कुत्ते का ठिकाना होती है। अंदर पहुंचकर जोल समझ जाता है कि कभी इस बस में उसका मालिक रहता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। बस की दीवार पर बड़े अक्षरों में बॉय लिखा होता है। जैसे ही जोल उसे बॉय कहकर बुलाता है, कुत्ता उसकी ओर देखने लगता है। तभी जोल की नजर एक लाल रंग की ड्रेस पर पड़ती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय तुरंत उसके हाथ से वह ड्रेस छीन लेता है। दरअसल वह कपड़ा उसके पुराने मालिक की आखिरी याद थी, इसलिए वह उसे किसी को छूने नहीं देना चाहता था। उस रात जोल वहीं बस में रुकता है। अगली सुबह वह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन इस बार बॉय भी अपनी लाल ड्रेस लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जोल समझ जाता है कि अब बॉय भी इस सफर में उसका साथी बनना चाहता है। वह प्यार से ड्रेस लेकर अपने बैग में रख लेता है ताकि वह सुरक्षित रहे। इसके बाद दोनों वीरान शहरों, टूट चुकी इमारतों और उजड़े हुए इलाकों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जोल को लाल रंग के कुछ फल दिखाई देते हैं। लंबे सफर की वजह से उसे बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वह उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी बॉय उसका पैर पकड़कर पीछे खींच लेता है, जैसे वह उसे किसी खतरे से सावधान कर रहा हो। जोल तुरंत समझ जाता है कि ये फल जहरीले हो सकते हैं। वह उन्हें वहीं छोड़ देता है। सफर के दौरान जोल अपनी नोटबुक में लगातार नए नए मॉन्स्टर्स, रास्तों और अनुभवों के बारे में लिखता रहता है, ताकि आगे यह जानकारी उसके काम आ सके। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात दो यात्रियों, क्लाइड और छोटी लड़की मिनो से होती है। क्लाइड जोएल को अकेला देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि वह इस खतरनाक दुनिया में अकेले क्या कर रहा है। जोएल उन्हें बताता है कि वह समुद्र किनारे बनी एमी की कॉलोनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्लाइड बताता है कि वह और मिनो उत्तर की ओर जा रहे हैं, जहां बर्फीले पहाड़ हैं। लोगों का मानना है कि वहां ठंड ज्यादा होने की वजह से अधिकतर मॉन्स्टर्स नहीं पहुंच पाते। क्लाइड कहता है कि कुछ दूरी तक उनका रास्ता एक ही है, इसलिए अगर जोएल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। जोएल बिना देर किए उनकी बात मान लेता है। कम से कम अब उसे सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल गया था। थोड़ी देर बाद तीनों एक ऊंची पहाड़ी पर रुकते हैं। वहां मिनो जोएल को क्रॉसबो चलाने के लिए कहती है, लेकिन जोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका तीर टारगेट से काफी दूर जाकर गिरता है। तब मिनो धैर्य से उसे सही तरीका सिखाती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बेहतरीन आर्चर थे, लेकिन एक मॉन्स्टर हमले में उनके पिता की मौत हो गई। उसी हमले में क्लाइड ने भी अपने बेटे को खो दिया था। उस दर्दनाक घटना के बाद से दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर सुरक्षित जगह की तलाश में सफर कर रहे हैं। इसी बीच क्लाइड की नजर नीचे जंगल की ओर जाती है। उसे दूर से एक खतरनाक मॉन्स्टर उनकी दिशा में आता दिखाई देता है। वह तुरंत जोएल से कहता है कि उस जीव ने शायद उनकी गंध पकड़ ली है, इसलिए उन्हें बिना समय गंवाए वहां से निकलना होगा। कई सालों से खुले मैदानों में जीने की वजह से क्लाइड और मिनो को मॉन्स्टर्स की आदतों और उनकी कमजोरियों का काफी अनुभव हो चुका था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में एक विशाल बोल्टर स्नेल दिखाई देता है। क्लाइड जोएल को बिल्कुल स्थिर खड़े रहने के लिए कहता है। वैसे भी जोएल डर के कारण हिल नहीं पा रहा होता। क्लाइड धीरे से उसका टी शर्ट उतार कर उस स्नेल के ऊपर रख देता है। स्नेल बिना किसी पर हमला किए
धीरे धीरे वहां से आगे निकल जाता है। इसके बाद क्लाइड समझाता है कि अब वह स्नेल जोएल की गंध अपने साथ दूर तक ले जाएगा, जिससे उनका पीछा कर रहा मॉन्स्टर भ्रमित हो जाएगा और जोएल की असली लोकेशन नहीं ढूंढ पाएगा। ये देखकर जोएल को पहली बार एहसास होता है कि इस नई दुनिया में हर विशाल जीव खतरनाक नहीं होता। कुछ जीव इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मिनो भी उसे समझाती है कि कई बार किसी जीव की आंखों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह हमला करेगा या शांत रहेगा। शाम ढलते ही तीनों एक सुरक्षित जगह रुककर खाना खाते हैं और आराम करने की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद क्लाइड उन्हें तुरंत जगा देता है। वह समझाता है कि इस दुनिया में लंबे समय तक एक ही जगह रुकना मौत को बुलाने जैसा है। खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और वही गंध मॉन्स्टर्स को उनकी ओर खींच लाती है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो खाना खत्म करते ही तुरंत आगे बढ़ना होगा। यहीं से जोएल की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। क्लाइड और मिनो उसे समझाते हैं कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ हथियार चलाना सीखना काफी नहीं है। असली ताकत सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। वे जोएल को अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हैं। कौन सा जीव जहरीला है, किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, किस पर दूर से हमला करना बेहतर होता है और किन जीवों से बिना वजह लड़ने की जरूरत नहीं होती। जोएल पहली बार महसूस करता है कि डर से भागने के बजाय उसे समझना और उस पर काबू पाना ही असली हिम्मत है। इसी दौरान वे उसे क्रॉसबो चलाने की भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बंदूक की आवाज दूर दूर तक गूंजती है और दूसरे मॉन्स्टर्स को भी आकर्षित कर सकती है। जोएल उनकी हर बात ध्यान से सुनता है और अपनी डायरी में एक एक जानकारी लिखता जाता है। अगली सुबह तीनों की राहें अलग होने वाली होती हैं। क्लाइड और मिनो को उत्तर की ओर बर्फीले पहाड़ों में बनी कॉलोनी की तरफ जाना होता है, जबकि जोएल का रास्ता समुद्र किनारे मौजूद एमी की कॉलोनी की ओर जाता है। क्लाइड आखिरी बार जोएल को अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जोएल साफ मना कर देता है। ये सुनकर मिनो भावुक हो जाती है और पूछती है कि आखिर वह इतनी बड़ी जोखिम सिर्फ एक लड़की के लिए क्यों उठा रहा है। जोएल मुस्कुराकर जवाब देता है कि एमी उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे अहम इंसान है। विदा लेते समय जोएल मिनो को एक लिपस्टिक तोहफे में देता है, जिसे पाकर वह खुश हो जाती है। दूसरी ओर क्लाइड उसे आखिरी सलाह देता है कि हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखना, बेवजह डर कर पीछे मत हटना। इसके साथ वह जोएल को एक हैंड ग्रेनेड भी देता है, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाला था। भारी मन से दोनों से विदा लेकर जोएल बॉय के साथ अकेले अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। अब उसके पास सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बल्कि क्लाइड की सीख और अपनी बनाई हुई डायरी भी थी, जिसमें उसने अलग अलग मॉन्स्टर्स की आदतें, ताकत और कमजोरियां दर्ज कर रखी थी। दोनों घने जंगलों के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद बॉय अचानक बेचैन होने लगता है। वह बार बार इधर उधर देखने लगता है और फिर तेजी से भागकर एक सुरक्षित जगह में छिप जाता है। जोएल उसे आवाज देकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। अगले ही पल मिट्टी फटती है और विशाल टेंटकल्स बाहर निकल आते हैं। जमीन के अंदर छिपा एक खतरनाक मॉन्स्टर उनके सामने आ खड़ा होता है। जोएल तुरंत क्रॉसबो उठाकर निशाना साधता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है, उसका पुराना डर फिर लौट आता है। उसका शरीर एक बार फिर जाम हो जाता है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ मारकर उसे दूर फेंक देता है और अब उसकी नजर छिपे हुए बॉय पर टिक जाती है। बॉय बिना आवाज किए अपनी जगह पर दुबका रहता है। यह दृश्य देखकर जोएल के दिमाग में 7 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। दुनिया की तबाही के दौरान उसके माता पिता कार में फंस गए थे। उन्होंने जोएल को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहा था, लेकिन जोएल की आंखों के सामने ही एक विशाल मॉन्स्टर ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। उसी हादसे के सदमे ने उसे हमेशा के लिए डरपोक बना दिया था। अब इतिहास खुद को दोहराने वाला था। मॉन्स्टर बॉय को निगलने ही वाला होता है, लेकिन इस बार जोएल किसी अपने को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देना चाहता। वह अपने डर पर काबू पाता है, तेजी से उठता है और क्रॉसबो से हमला कर देता है। पहला तीर मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और वह और ज्यादा गुस्से में जोएल की तरफ लपकता है, लेकिन ठीक सही समय पर जोएल दूसरा वार उसके सिर पर करता है। इस बार मॉन्स्टर संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार मर जाता है। बॉय की जान बच जाती है। यह जोएल की जिंदगी का पहला मॉन्स्टर था जिसे उसने अपने दम पर हराया था। इस जीत के बाद उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। कुछ देर बाद मौसम अचानक बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जोएल और बॉय बचने के लिए पास के एक पुराने घर में शरण लेते हैं। वहां उन्हें एक पुराना सर्विस रोबोट मिलता है, जिसकी बैटरी में सिर्फ 51 मिनट का चार्ज बचा होता है। रोबोट बताता है कि कई साल पहले किसी जीव ने उस पर हमला किया था। खुद को बचाने के लिए वह इस घर में बंद हो गया और तब से इसी उम्मीद में इंतजार कर रहा था कि कोई एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा। आखिरकार आज जोएल वहां पहुंच चुका था। जोएल उससे अपने सफर और एमी के बारे में बात करता है। फिर रोबोट की अनुमति से वह अपने रेडियो को उसके पावर सिस्टम से जोड़ता है, जिससे सिग्नल
साल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ ही देर में उसका संपर्क एमी से हो जाता है। एमी उसकी आवाज सुनकर राहत की सांस लेती है। जोएल खुशी खुशी उसे बताता है कि अब वह पहले वाला डरा हुआ इंसान नहीं रहा। उसने मॉन्स्टर्स का सामना करना सीख लिया है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करता है। जवाब में एमी बताती है कि हाल ही में कुछ नए लोग उनकी कॉलोनी में आए हैं और वे सबको वहां से सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि दोनों और बात कर पाते, रेडियो का संपर्क फिर टूट जाता है। इसके बाद जोएल, बॉय और रोबोट बाहर बैठकर कुछ समय साथ बिताते हैं। रोबोट अपनी स्क्रीन पर जोएल के परिवार की पुरानी तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि अगर आज उसे अपनी माँ से एक बार बात करने का मौका मिले तो वह क्या कहेगा। जोएल भावुक होकर जवाब देता है कि वह उन्हें बताता कि वह आखिरकार सुरक्षित यहाँ तक पहुँच गया है। रास्ते में उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रिय लोगों को खोया था। वह कहता है कि आज भी उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। उसी शांत रात में वे तीनों साथ बैठते हैं और कुछ देर बाद रोबोट की बैटरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगली सुबह जोएल और बॉय फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस इलाके में जमीन के नीचे रहने वाला एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर शिकार की तलाश में घूमता रहता है। बॉय सबसे पहले खतरे को महसूस कर लेता है। कुछ ही दूरी पर पीछे की जमीन में हलचल शुरू हो जाती है। आवाज सुनते ही वह मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जोएल उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करता है और बॉय के साथ भागने लगता है। मॉन्स्टर जमीन को चीरते हुए उनका पीछा करता रहता है। भागते भागते जोएल एक ढलान से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह किसी तरह पास के एक खोखले पेड़ के अंदर छिप जाता है और बॉय भी उसके साथ वहीं दुबक जाता है। कुछ ही सेकंड बाद मॉन्स्टर उनके बिल्कुल सामने आकर रुक जाता है। वह अपने शिकार की तलाश में चारों तरफ सूंघ रहा होता है। उस समय उनकी जरा सी हरकत भी उनकी मौत की वजह बन सकती थी। दोनों बिना सांस लिए चुपचाप छिपे रहते हैं और आखिरकार मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ नहीं पाता और वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी बॉय की नजर अपने पुराने मालिक की लाल ड्रेस पर पड़ती है जो जोएल के बैग से गिर गई थी। वह उसे उठाने के लिए बाहर भागता है। उसकी हलचल महसूस करते ही मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ लौट पड़ता है। उसी पल जोएल को क्लाइड का दिया हुआ ग्रेनेड याद आता है। वह जल्दी से उसकी पिन निकालता है और जैसे ही मॉन्स्टर करीब पहुंचता है, ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देता है। जोरदार धमाके के साथ वह विशाल जीव टुकड़ों में बिखर जाता है। यह जोएल का दूसरा मॉन्स्टर शिकार था। कुछ दिन पहले तक जो लड़का डर के कारण हिल भी नहीं पाता था, अब वही लगातार अपनी जान बचाते हुए मॉन्स्टर्स को मात दे रहा था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर निकलते ही जोएल देखता है कि उसके हाथों पर अजीब जहरीले कीड़े चिपके हुए हैं। जब वह अपनी शर्ट उतारता है तो पता चलता है कि ऐसे कई कीड़े उसके पूरे शरीर पर फैल चुके हैं। घबराहट में वह बॉय पर गुस्सा निकाल देता है और उसे इस मुसीबत का जिम्मेदार ठहराता है। बॉय दुखी होकर वहां से भाग जाता है। जोएल अकेले आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगती है और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तभी उसे पास में एक ऐसा पौधा दिखाई देता है जिसके बारे में उसने रास्ते में सीखा था। वह तुरंत उसकी पत्तियां खा लेता है। धीरे धीरे दवा असर करने लगती है और वह किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता है। धुंधली नजरों के बीच उसे सामने किसी की परछाई दिखाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति पास आती है उसे यकीन हो जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एमी है, जिससे वह पूरे 7 साल पहले बिछड़ गया था। एमी उसे अपने सामने देखकर खुशी से भर उठती है और कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जोएल सच में यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि जोएल के शरीर में जहर का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह एमी को किस करता है और बेहोश हो जाता है। जब जोएल की आंख खुलती है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि इतने साल बाद उसे किस करना बहुत अच्छा लगा। इस पर एमी हंसते हुए बताती है कि उसने उसे नहीं बल्कि पास खड़े एक इंसान को किस कर दिया था, क्योंकि वह पूरी तरह बेहोश था। जोएल अपनी बेइज्जती पर शर्मिंदा हो जाता है और माहौल हल्का फुल्का बन जाता है। लेकिन इसी दौरान कहानी नया मोड़ लेती है। एमी जोएल को बताती है कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी में एक कैप्टन और उसके साथी पहुंचे थे। कैप्टन का दावा है कि वह सभी बचे हुए लोगों को एक ऐसी सुरक्षित जगह ले जाएगा जहां मॉन्स्टर्स कभी नहीं पहुंच सकते। कुछ ही दिनों में पूरी कॉलोनी उसके जहाज के साथ वहां जाने वाली है। ये सुनकर जोएल थोड़ा असहज महसूस करता है। इतने लंबे सफर के बाद वह सिर्फ एमी से मिलने आया था, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। थोड़ी देर बाद एमी वहां से चली जाती है और जोएल अकेला रह जाता है। आराम करने के बाद जोएल पहली बार पूरी कॉलोनी देखने बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। सामने खुला समुद्र, ताजी हवा और सुरक्षित माहौल देखकर उसे समझ आता है कि यह जगह बाकी कॉलोनियों से काफी अलग है। कॉलोनी जमीन के अंदर बनी जरूर है, लेकिन पीछे फैले गहरे समुद्र की वजह से यहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक सुरक्षित हैं, क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पानी में नहीं आ सकते। इसी बीच एमी उसे कैप्टन और उसके साथियों से मिलवाती है। वह सबको बताती है कि जोएल अकेले 7 दिनों का खतरनाक सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। यह सुनकर कैप्टन भी जोएल की हिम्मत की तारीफ करता है। वह बताता
बताता है कि पहले वह सेना में था और अब बचे हुए लोगों को अपने जहाज के जरिए एक सुरक्षित बेस तक पहुंचाता है, जहां वे बिना मॉन्स्टर्स के डर के नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कुछ देर बाद जोल और एमी को अकेले बात करने का मौका मिलता है। जोल साफ साफ कह देता है कि वह सिर्फ उसके लिए इतना लंबा सफर तय करके आया है, फिर भी उसे महसूस हो रहा है कि एमी पहले जैसी खुश नहीं है। तब एमी धीरे धीरे उसे सच्चाई बताती है। वह कहती है कि 7 साल बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान उसने अपने माता पिता को खो दिया और पिछले साल उसने एक ऐसे इंसान को भी खो दिया जो उसके बेहद करीब था। ये सुनकर जोल समझ जाता है कि एमी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी है। उसे एहसास होता है कि बिना कुछ पूछे और बिना उसकी परिस्थितियां जाने वह सीधे यहाँ पहुंच गया। एमी भी मानती है कि उसे रेडियो पर पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। इसके बावजूद वह खुश है कि जोल सुरक्षित उसके पास पहुंच गया। वह चाहती है कि अब दोनों बाकी लोगों के साथ यहाँ से निकलकर नई शुरुआत करें, लेकिन जोल अभी भी अपने मन की उलझनों में फंसा हुआ था। कुछ समय बाद जोल कॉलोनी के रेडियो से अपने पुराने बंकर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वहाँ का एक आदमी उसके लिए फल और बियर लेकर आता है। वह बताता है कि कैप्टन ने नई यात्रा की खुशी में पूरी कॉलोनी के लिए छोटी सी पार्टी रखी है। जोएल खाने से पहले अपने बैग से वह पुराना नक्शा निकालता है जो उसके दोस्तों ने उसे विदा करते समय दिया था। नक्शे के पीछे उसके सभी साथियों ने प्यार भरे संदेश लिखे थे। उन्हें पढ़कर जोएल को एहसास होता है कि जिन लोगों को वह छोड़कर आया था वे सच में उसे अपने परिवार की तरह मानते थे। उसी समय रेडियो पर आखिरकार उसकी कॉलोनी से जवाब आता है। दूसरी तरफ मौजूद सभी लोग जोएल की आवाज सुनकर खुशी से भर जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जोएल सच में एमी तक पहुंच गया। जोएल रास्ते में हुई सारी घटनाएं उन्हें बताता है। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि जो इंसान पहले मॉन्स्टर देखते ही डर से जम जाता था, वही अब अकेले इतने खतरनाक सफर से जिंदा लौट आया। जब जोएल उनसे उनका हाल पूछता है तो वे बताते हैं कि उसके जाने के बाद उनकी कॉलोनी पर कई बार हमले हुए हैं और अब वह जगह पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ पाती, रेडियो का सिग्नल फिर टूट जाता है। अब जोएल का फैसला पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ जाता है कि वह अपने दोस्तों को छोड़कर किसी अनजान जगह नहीं जा सकता। वह वापस अपनी कॉलोनी लौटने का मन बना लेता है। तभी उसकी नजर प्लेट में रखे फलों और बियर पर जाती है। उन फलों को देखते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह तुरंत अपनी नोटबुक खोलता है और वहां बनी तस्वीरों से उनकी तुलना करता है। अगले ही पल उसे याद आता है कि यही वही जहरीले फल हैं जिन्हें खाने से बॉय ने रास्ते में उसे रोका था। जोएल तुरंत एमी को चेतावनी देने दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कॉलोनी के लगभग सभी लोग उन फलों को खाकर नशे में जा चुके होते हैं। एमी भी उन्हें खा चुकी होती है। जोएल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी पीछे से डाना जोएल के सिर पर वार करती है और वह भी बेहोश हो जाता है। जब जोएल की आंख खुलती है तो वह खुद को और कॉलोनी के बाकी लोगों को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। अब असली सच्चाई सामने आती है। कैप्टन और उसके साथी कोई मददगार नहीं बल्कि लुटेरे थे। वे कई सालों से अलग अलग कॉलोनियों में जाकर लोगों को बेहोश करते, उनका सामान लूटते और फिर उन्हें मॉन्स्टर्स के हवाले कर देते थे। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था। कैप्टन बताता है कि उसका जहाज किसी इंजन से नहीं चलता। दुनिया खत्म होने के बाद ईंधन मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था, इसलिए उसने एक विशाल समुद्री मॉन्स्टर को कैद कर रखा है। वही उनके जहाज को खींचता है और बदले में वे उसे इंसानों का शिकार करने देते हैं। इतना कहकर कैप्टन अपने रिमोट से उस मॉन्स्टर को बुलाता है। समुद्र की गहराई से धीरे धीरे एक विशालकाय केकड़ा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एमी पूरी ताकत लगाकर हाथ में बंधी रस्सी तोड़ देती है और फिर जोएल को भी आजाद कर देती है। वह जोएल से कहती है कि वह कैप्टन और उसके लोगों को रोकेगी, जबकि जोएल को उस विशाल क्रैब का सामना करना होगा। एमी एक धातु की प्लेट को ढाल बनाकर गोलियों से बचते हुए सीधे रॉकों पर हमला कर देती है। दोनों जमीन पर गिरकर भिड़ जाते हैं। उधर क्रैब तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा होता है। जोएल हिम्मत जुटाकर लोहे की रॉड उठाता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हमला करने से पहले ही वह फिसल कर गिर जाता है। कैप्टन तुरंत अपने रिमोट से क्रैब के गले में बंधी इलेक्ट्रिक चेन में तेज करंट छोड़ता है। दर्द से तड़पता हुआ क्रैब बेकाबू होकर जोएल को दूर फेंक देता है। दूसरी बार करंट लगते ही वह पूरी तरह कैप्टन के नियंत्रण में आ जाता है। दूसरी तरफ एमी को होश आता है, लेकिन उसके सामने डाना खड़ी होती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक मुकाबला बराबरी का चलता है, लेकिन आखिर में डाना एमी पर भारी पड़ने लगती है। उधर क्रैब सीधे जोएल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक बॉय वहां पहुंच जाता है और हमेशा की तरह जोएल और मॉन्स्टर के बीच आकर खड़ा हो जाता है। क्रैब कुत्ते को देखकर कुछ पल के लिए रुक जाता है। कैप्टन तुरंत डैन को आदेश देता है कि बॉय को गोली मार दो। डैन ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि एमी उसका हाथ झटका देती है। गोली अपना निशाना चूक जाती
जाती है और ग्रेनेड क्रैब से टकरा जाता है। विस्फोट से क्रैब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कैप्टन नीचे उतरकर एमी पर हमला करता है और वह फिर से बेहोश हो जाती है। कैप्टन दोबारा रिमोट से क्रैब को करंट देता है, जिससे उसका ध्यान कैप्टन से हटकर जोएल की तरफ चला जाता है। जोएल समझ जाता है कि एमी खतरे में है। वह बॉय को उसके पास भेज देता है। बॉय दौड़कर एमी के चेहरे को चाटता है ताकि उसे होश आ जाए। इधर क्रैब लगातार जोएल पर हमला करता रहता है, लेकिन इस बार जोएल हर वार से बच निकलता है। थोड़ी देर बाद एमी को होश आ जाता है और वह पास पड़ी ग्रेनेड गन उठा लेती है। उधर ये तीनों अपनी छोटी बोट लेकर भागने लगते हैं। इसी बीच क्रैब जोएल को अपने पंजों में जकड़ लेता है। जोएल एमी से ग्रेनेड गन मांगता है। जैसे ही गन उसके हाथ में आती है, वह निशाना लगाने ही वाला होता है कि अचानक उसे मिनो की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि किसी मॉन्स्टर की आंखों में देखकर समझा जा सकता है कि वह दुश्मन है या नहीं। जोएल क्रैब की आंखों में देखता है और उसे वहां सिर्फ दर्द दिखाई देता है। असली दुश्मन क्रैब नहीं, बल्कि वह इलेक्ट्रिक चेन थी जिससे कैप्टन उसे जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा था। जोएल तुरंत अपना निशाना बदल देता है। वह सीधे चेन पर ग्रेनेड दागता है। जोरदार धमाके के साथ चेन टूट जाती है और उसके साथ जुड़ा बिजली का सिस्टम भी नष्ट हो जाता है। जोएल शांत आवाज में कहता है, अब तुम आजाद हो। आश्चर्य की बात यह होती है कि क्रैब जोएल को नुकसान पहुंचाए बिना उसे छोड़ देता है। एमी दौड़कर जोएल के पास पहुंचती है। कुछ पल के लिए क्रैब दोनों के सामने शांत खड़ा रहता है, मानो वह जोएल का शुक्रिया अदा कर रहा हो। अगले ही पल वह अपना रुख कैप्टन के जहाज की तरफ मोड़ देता है। कैप्टन घबराकर दोबारा रिमोट से क्रैब को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ नहीं होता। उसके साथी समझ जाते हैं कि उनका अंत तय है। कुछ ही पलों में विशाल क्रैब जहाज तक पहुंच जाता है और सबसे पहले डैना, फिर रॉको और आखिर में कैप्टन को भी निगल जाता है। इसके बाद वह पूरे जहाज को समुद्र में तबाह कर देता है। सब कुछ शांत होने के बाद जोएल वापस अपनी कॉलोनी लौटने की तैयारी करता है, लेकिन इस पूरे सफर के बाद एमी के दिल में उसके लिए पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। जोएल कहता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। विदा होने से पहले वह अपनी नोटबुक एमी को दे देता है ताकि उसमें लिखी जानकारी भविष्य में मॉन्स्टर्स से बचने में उसकी मदद कर सके। जोएल मुस्कुराकर एमी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की तलाश ने उसे वह इंसान बना दिया जो वह आज है। जाने से पहले जोएल हिम्मत करके एमी को एक बार फिर किस करता है और इस बार एमी भी उसी पल का इंतजार कर रही होती है। विदा लेते समय एमी मुस्कुराकर वही बात कहती है जो सालों पहले जोएल ने उससे कही थी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इसके बाद जोएल और बॉय अपनी पुरानी कॉलोनी की तरफ लौट पड़ते हैं। एक बार फिर वे कई दिनों तक खतरनाक जंगलों और मॉन्स्टर्स से भरे रास्तों को पार करते हैं। आखिरकार वे अपने पुराने बंकर तक पहुंच जाते हैं। बाहर से पूरी जगह बुरी तरह तबाह नजर आती है, लेकिन अंदर जाते ही जोएल देखता है कि उसके सभी दोस्त अभी भी जिंदा हैं। उसे वापस देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं। अंत में जोएल रेडियो के जरिए बाकी बची हुई कॉलोनियों के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वह कहता है कि उसने 15 दिन जमीन पर बिताए हैं और अगर वह जिंदा बच पाया है तो इसकी वजह एक वफादार कुत्ता और रास्ते में मिले कुछ अच्छे लोग हैं। अगर वह यह कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। वह समझाता है कि हमेशा डर कर बंकरों में छिपे रहना किसी समस्या का हल नहीं है। उसके सफर से मिली जानकारी दूसरे लोगों की जिंदगी बचा सकती है। जोएल सभी को उत्तर दिशा के बर्फीले पहाड़ों की ओर चलने की सलाह देता है, जहां मॉन्स्टर्स का खतरा बहुत कम है। रास्ता जरूर कठिन होगा, लेकिन आजादी हमेशा मुश्किल रास्तों से ही मिलती है। जोएल के इस संदेश से प्रेरित होकर अलग अलग कॉलोनियों में छिपे लोग भी पहली बार बाहर निकलने का फैसला करते हैं। उनमें एमी और उसकी कॉलोनी के लोग भी शामिल होते हैं। सभी लोग नई उम्मीद के साथ उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में बर्फीले पहाड़ों पर क्लाइड और मिनो भी जोएल का रेडियो संदेश सुन रहे होते हैं। मिनो मजाक में कहती है कि वहां की बर्फीली मकड़ियां शायद जोएल को खा जाएंगी। इस पर क्लाइड मुस्कुराकर जवाब देता है कि अब जोएल खुद अपना ख्याल रखना सीख चुका है। इसी उम्मीद भरे पल के साथ लव एंड मॉन्स्टर्स की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस आपका इंतजार कर रही हैं। उन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।